नमस्कार, स्वागत है आपका आपकी खबर आपका फायदा में। मैं हूं दीपक डोभाल और आज हम बात करेंगे कोविशील्ड की सुरक्षा पर उठे सवालों की। जी हां, कोविशील्ड जिसे दुनिया के कई देशों में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन कहा जाता है, इसे देखकर यूरोपीय देशों में एक अजीब किस्म का खौफ पैदा हो गया है। 12 से ज्यादा देशों ने इस पर तुरंत बैन लगा दिया है। हालांकि यह बैन अस्थायी है। कहा यह जा रहा है कि स्टडीज करने के बाद ही इसे जारी रखने पर फैसला किया जाएगा। लेकिन यह खौफ क्या है? यह खौफ है ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ा हुआ। कहा यह जा रहा है, खबरें ये हैं, रिपोर्ट्स ये हैं कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लेने से ब्लड क्लॉटिंग हो रही है और कई रिपोर्ट्स में तो यह भी कहा गया कि कुछ लोगों की मौत भी हुई है। तो इसको लेकर एक अजीब सा खौफ पूरी दुनिया में है। एस्ट्राजेनेका इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर बात कर रहे हैं क्योंकि भारत में इसे कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है, जिसे स्वदेशी वैक्सीन भी कहा जा रहा है। ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट, इन तीनों ने मिलकर कोविशील्ड का निर्माण किया है। भारत में सबसे ज्यादा यही वैक्सीन लोगों को दी जा रही है, इसलिए कुछ चिंताएं हैं। हालांकि WHO ने कहा है कि ब्लड क्लॉटिंग से जुड़े हुए कोई सबूत नहीं मिले हैं, पूरी तरह से सेफ है। भारत में भी इसे लगातार सुरक्षित बताया गया है और इसे जारी रखा जा रहा है। लेकिन इन सवालों का आधार क्या है, इस खौफ की तहकीकात करेंगे आज खास मेहमानों के साथ। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। कोरोना महामारी ने जब से दुनिया को अपनी गिरफ्त में लिया, तब एक बात अच्छी हुई। दुनिया भर के तमाम देश इसे रोकने वाली वैक्सीन बनाने में जुट गए और 1 साल से भी कम समय में वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बना भी ली और लोगों को दी भी जा रही है, इस भरोसे के साथ कि ये संजीवनी कोरोना को उसी की मौत मार देगी। लेकिन बीते 2 से 4 दिनों से कोरोना को हराने वाली एक वैक्सीन पर सवाल उठ रहे हैं। 16 यूरोपीय देशों ने इस वैक्सीन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है और इसमें नया नाम जुड़ा है, बुल्गारिया का। उस वैक्सीन को भारत से बाहर एस्ट्राजेनेका की कोविड वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, लेकिन भारत में इस वैक्सीन का नाम है कोविशील्ड, जिसका देश में निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रही है और इसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एस्ट्राजेनेका और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तीनों ने मिलकर बनाया है। दरअसल यूरोप के करीब 12 देशों ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है, जिसमें जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन सरीखे देश शामिल हैं। वहीं स्वीडन, बुल्गारिया, डेनमार्क, आयरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड समेत कई दूसरे देशों ने भी वैक्सीन के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाई है। रोक के पीछे उन खबरों को आधार बनाया गया है जिनके मुताबिक एस्ट्राजेनेका की इस वैक्सीन लेने वालों की मौत खून का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग से हो गई। हालांकि एस्ट्राजेनेका की अपनी दलील है। कंपनी कह रही है कि वैक्सीन वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर पूरी तरह सुरक्षित है और कंपनी के लिए लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर। कंपनी का यह भी कहना है कि ब्लड क्लॉटिंग की शिकायत के बाद कंपनी ने ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन में 1 करोड़ 70 लाख लोगों के सेफ्टी डेटा का रिव्यू किया। सेफ्टी डेटा रिव्यू में खून के थक्के जमने जैसे कोई सबूत सामने नहीं आए। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का भी कहना है कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके कोविशील्ड से ब्लड क्लॉटिंग के कोई सबूत नहीं मिले हैं। वहीं आप ये भी जानते होंगे कि भारत में फिलहाल 2 वैक्सीन ही लोगों को दी जा रही है। पहली है भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसका निर्माण भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने किया, और दूसरी है कोविशील्ड। देश में अभी तक करीब 2 करोड़ 81 लाख लोगों को कोविशील्ड दी गई है और 24 लाख से ज्यादा लोगों को कोवैक्सीन मिली है। डॉक्टर्स बताते हैं कि अभी तक देश में दोनों ही वैक्सीन के कोई बड़े साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन बात लोगों की सुरक्षा की है, इसलिए भारत सरकार भी इसमें कोई कोताही बरतने का इरादा नहीं रखती। लिहाजा सरकार ने भी कोविशील्ड की समीक्षा करने का फैसला किया है। लेकिन जानकारों का कहना है कि भारत में लोगों को दी जा रही दोनों ही वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित हैं, इसलिए लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसमें एक बात और है कि यूरोपियन देशों में जहां पर आंशिक तौर पर इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, वहां भी जो शिकायतें मिली हैं, जो सीवियर साइड इफेक्ट जिनको ब्लड क्लॉटिंग कहा जा रहा है, उसके मामले भी बहुत कम है। और इन तमाम देशों का यही कहना है कि मामले बहुत कम है, लेकिन एहतियातन हम जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक इन पर आंशिक रूप से हमने बैन लगाया है। लेकिन क्या वाकई में ये डर जायज है? और अगर
डर के पीछे की हकीकत क्या है, इस पर तफसील से विस्तार से आप बात करेंगे। मेरे साथ 3 खास मेहमान आज मौजूद हैं। आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर रमन गंगाखेडकर साहब, पूर्व हेड हैं ICMR के एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गंगाखेडकर आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल पंडित, डायरेक्टर हैं क्रिटिकल केयर फोर्टिस अस्पताल मुलुंड के। डॉक्टर पंडित बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ हैं डॉक्टर समीर भाटी, जो कि मेंबर हैं कोविड वैक्सीन कमेटी दिल्ली से। डॉक्टर भाटी, आपका भी हमारे शो पर बहुत बहुत स्वागत है। गंगाखेडकर सर, आपसे ही मैं चर्चा शुरू करूंगा। 12 यूरोपीय देश कह रहे हैं कि आंशिक रूप से हमने प्रतिबंध लगाया है, कुछ खतरे हैं, कुछ डर हैं। ये चिंता कितनी गंभीर है सर? सीधा सवाल। नहीं, ये चिंता देखिए, किसी की भी मौत हुई तो उसको उसके बारे में सोचना कि क्या ये वैक्सीन सी होगी, उसकी चिंता करना ये रेगुलेटर का काम है। लेकिन क्या ये इसका असर सारे लोगों पे होना चाहिए? नहीं, सारे लोगों पे इसलिए नहीं होना है क्योंकि वैक्सीन से न थ्रोम्बस तैयार होगा न एम्बोलिज्म होने का चांस होता है। यानी थ्रोम्बस यानी क्या होता है, समझ लीजिए एक हाथ ब्लड क्लॉट हो गया अपने आर्टरीज में और उसको वो वहां से छूट के और कहीं जाके गिरा। ये होने के लिए वैक्सीन रिस्पॉन्सिबल होगी क्या? इसके लिए कोई उतना पैथोफिजियोलॉजिक जो बेसिस बोलते हैं, सही मानों से जो साइंस में सोचा जाता है, उसकी वजह से ये होना मुश्किल है। अब ये क्यों होता होगा, इसके बारे में अगर हमने सोचा तो हमको एक पता चलना चाहिए कि ये ओल्ड एज की पॉपुलेशन है जिनको आप जब इंजेक्शंस ये वैक्सीन के लगा रहे हैं, तो ओल्ड एज के पॉपुलेशन में ऐसे भी कुछ लोगों को क्लॉटिंग होने का चांस ज़्यादा होता है कुछ बीमारियों की वजह से। दूसरी बात, उनकी मूवमेंट कम रहती है, उसकी वजह से भी ये चलते नहीं ज़्यादा, उम्र ज़्यादा होने की वजह से, और उसकी वजह से ये क्लॉट्स होने का डर, बढ़ जाने का डर होता है। लेकिन हमको एक बात पक्की समझना है कि 30 मरीजों में ये जो देखा गया, उसका अगर हम बैकग्राउंड रेट अगर देखें कि वैक्सीन देने के पहले भी और वैक्सीन देने के बाद में जितने लोगों को हुआ है, उसका अगर हम प्रपोर्शन निकाल के अगर कंपेयर करें तो उस प्रपोर्शन में आपको ये ज़्यादा वैक्सीन देने के बाद में हो रहा है ऐसे मिलता नहीं है। हम ज़्यादा वैक्सीन अगर ओल्ड एज के पॉपुलेशन को दे रहे हैं तो उसको ज़्यादा डरना ये बराबर नहीं है। एटलीस्ट हमारे देश में हमने हमारे डेटा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। करोड़ों लोगों को दिया गया है, उसके बावजूद भी हमको कहीं भी ये थ्रोम्बो एम्बोलिज्म वाले फिनोमेना कहीं दिखे हैं ऐसे नजर नहीं आता। बिल्कुल, और यही बात WHO ने भी कही है, और साफ तौर पर WHO का कहना है कि नेसेसरीली कोई इसका रिलेशन वैक्सीन से हो ऐसा नहीं है। लेकिन डॉक्टर राहुल पंडित, इसके बावजूद यूरोपियन यूनियन के ये जो देश है, और इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी हैं, स्वीडन जैसे देश भी हैं, जहां पर कहा जाता है कि मेडिकली लोग बहुत अवेयर हैं, बड़ा ही उच्च कोटि का वहां पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर बैठे हुए, तो उसके बावजूद इस तरह की चिंता ऐसे देशों में क्यों? तो दीपक जी धन्यवाद। सवाल ये है कि ये जो स्कैंडिनेवियन देश है, जैसे आपने स्वीडन बताया, पोलैंड, नॉर्वे, जो और फिर ईस्ट यूरोपियन मतलब फ्रांस और इटली में भी अभी उसमें थोड़ा प्रबंध लगाया है। यहाँ के जो रेगुलेटर्स है वो काफी एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं। अगर कुछ भी चिंता होती है तो वो अपने पेशेंट्स के बारे में पूरी जांच करने के बाद ही कोई भी ओपिनियन देते हैं। तो अभी आप देखोगे कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी जो है, EMA जो है, वो अपनी जांच कर रही है। उन्होंने 2 हफ्ते का समय बोला है कि उस 2 हफ्ते के समय में वो लोग उनका जो है रिपोर्ट बताएंगे और उसके आगे फैसला लेंगे। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा जो कि गंगाखेडकर साहब ने भी कही, अगर आप नॉर्मल पॉपुलेशन में देखो तो वेन्स में अगर खून के गड्ढे होने हैं तो उसका रेट है 1000 में 1, मतलब 1 लाख में 100। और अगर आर्टरीज में होने हैं तो उसका रेट थोड़ा सा और कम है। अगर हम देखें, जो लास्ट रिपोर्ट मैंने पढ़ी है वो शायद 9 या 10 मार्च की पढ़ी है, इसमें उन्होंने कहा था कि 3 मिलियन पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है और उसमें 22 या 30 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। तो उसकी जो औसत है वो बहुत ही कम है, मतलब नेचुरल होने वाले खून के गड्ढों से भी कम है। तो इसको हम बिल्कुल वैक्सीन के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, ये मैं साइंटिफिकली बता सकता हूँ। अभी हमारे पास जो डाटा है, करीब करीब 2.5 से 3 करोड़ लोगों का डाटा भारत में मौजूद है। और अगर हम इस डाटा के सर्वे देखें या
अभी तो सर्वे पूरा फॉर्मल नहीं हुआ है, पर अगर लोगों से भी सुने तो कहीं ऐसा नहीं दिख रहा है कि कहीं अचानक से हमारे पास खून के गट्ठों के पेशेंट ज्यादा आ रहे हैं। अगर मैं मेरे अस्पताल के बारे में ही सोचूं तो हमारे अस्पताल में कई हजारों पेशेंट्स ने पिछले कई हफ्तों में जो है वैक्सीन दी है। बिल्कुल। अगर उनको वैक्सीन मेरे हॉस्पिटल में लेके अगर उनको खून का गट्ठा होता तो स्वाभाविक है कि वो सबसे पहले हमारे हॉस्पिटल में आते थे। ये तो यस। मैं इतना विश्वास तो जरूर बता सकता हूँ। तो ऐसा एक भी पेशेंट मैंने अभी तक मेरे हॉस्पिटल में नहीं देखा, और हमारा जो कम्युनिटी है इंटेंसिव केयर की, उसमें भी कहीं ऐसे रिपोर्ट्स नहीं आए मैं हैं। प्रिसाइजली तो आपके इसको जरूर आपका पर्सनल एक्सपीरियंस भी पूछना चाह रहा था कि आपके हॉस्पिटल में क्या हाल है, क्योंकि आपके यहाँ भी काफ़ी वैक्सीनेशन हुए हैं। अच्छा, वो आपने बता दिया कि आपके भी नॉलेज में आपके हॉस्पिटल में भी इस तरह के कोई केसेस सामने नहीं आए। थोड़ा सा और इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, समीर भाटी साहब से ले लेते हैं। भाटी साहब, दिल्ली में क्या हाल है? वहाँ पर इस तरह के कोई मामले तो नहीं आए सामने? और जो आ रहे हैं या साइड इफेक्ट वाले भी आ रहे हैं, वो किस तरह के आ रहे हैं? किस तरह की शिकायत आ रही है और अनुपात कितना है साइड इफेक्ट्स का? बिल्कुल, देखिए इसमें जो देखें सबसे महत्वपूर्ण बात जो आज हम बात कर रहे हैं एस्ट्राजेनिका के ऊपर की, जो कुछ देशों में इस पे प्रतिबंध लगा है, जिस तरह से मैं बहुत क्लोजली मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, जो आपकी वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए जो हम अवेयरनेस कर रहे हैं, इसमें आपको पता होगा एक छोटा सा मैसेज किसी भी तरह का बिल्कुल आपका जो अवेयरनेस कैंपेन है उस पर बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। जैसा कि अभी बात कर रहे हैं बाकी देशों में जिस तरह से चल रहा है कि ये प्रतिबंध अस्थायी रूप से लगाया गया है, पर पब्लिक में रीट्रस्ट बिल्ड करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब कुछ भी इस तरह का मैसेज सर्कुलेट होता है। स्पेसिफिकली हम देखें तो अगर 17 मिलियन जो डोजेज एडमिनिस्ट्रेटेड हुई है, उनमें 37 केसेस में ब्लड क्लॉट्स मिले हैं, जिसको अगर हम देखें परसेंटेज में तो 0.002% है। तो अब उस चीज़ का क्या होता है कि कहीं भी वर्ल्ड वाइड अगर कोई भी ऐसा घटना होती है तो उसका सीधा असर भारत पर भी पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि लोग तो देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको लगता है ऐसा। कई बार इस तरह के जो है मैसेज जाते हैं तो कैंपेन पे और अवेयरनेस पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। इसमें हमें ये जानना ज़रूरी है कि जनरल वर्ल्ड वाइड डेटा को ना देखते हुए हम पॉपुलेशन स्पेसिफिक देखें, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया बिल्कुल ठीक तरीके से कि इंडिया के अंदर इस तरह से कोई क्लॉट का इशू अभी रिपोर्ट नहीं हुआ है। दिल्ली या भारत में भी हम देखें इस तरह का नहीं हुआ, और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा वैक्सीन के जो फ़ायदे हैं वो बहुत अधिक ज़्यादा हैं। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं 6 राज्यों के अंदर, अगर भारत की भी बात करें, जो हम केसेस बढ़ते जा रहे हैं इस समय, तो हम किसी भी तरह की जो है वैक्सीनेशन के अंदर कोई भी इम्पैक्ट हो, कोई भी इफेक्ट हो, वो हमारे लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होगा। बट अभी जिस तरह से माना जा रहा है कोई भी दोनों वैक्सीन्स के कोई इस तरह के कोई साइड इफेक्ट सामने नहीं आए। तो एस्ट्राजेनेका, जिसे भारत में कोविशील्ड कहा जाता है, उसे लेकर यूरोपीय देशों में कुछ चिंताएं उभरी हैं, और वो चिंताएं उभरी हैं इसके एडवर्स इफेक्ट्स को लेकर, खास तौर पर से एबनॉर्मल ब्लीडिंग और ब्लड क्लॉटिंग को लेकर। क्या भारत में भी ये चिंता हमें करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अब तक की बात यही समझ में आ रही है, हमारे एक्सपर्ट्स का कहना है बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। WHO ने भी यही कहा है। इंडियन अथॉरिटीज हालांकि इसका रिव्यू करने के लिए तैयार भी हैं। सर, गंगाखेडकर सर, क्या वाकई में हमें जितनी भी खबरें आ रही हैं फॉर अ सेफ्टी या एक और चेक के लिए, क्या हमें इसको रिव्यू करना चाहिए या नहीं? नहीं, रिव्यू तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। वो तो जब वो सरकार बोल रही है कोविन ऐप के अंदर AEFI यानी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, उसका भी डेटा एंटर होता है, तो सरकार को तो ये पूरी इंफॉर्मेशन डे टू डे हर दिन के हिसाब से उनको मिलती है। उसमें अगर कोई इंक्रीज कहीं दिखाई नहीं दिया तो सरकार आपको तो बोलेगी नहीं कि मुझे इंक्रीज नहीं दिखाई दिया, मुझे इस किस्म के ब्लड क्लॉटिंग के सबूत मिले नहीं, ये खुद होके बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो दिख ही नहीं रही है बढ़ी हुई। तो हमको सरकार के ऊपर उतना भरोसा रखना चाहिए। इसका पूरा मॉनिटरिंग तो सरकार के लेवल पे चालू है, फिर भी वो ज्यादातर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हमको एक समझना है, हमारे यहाँ दोनों वैक्सीन हैं। ये 2 वैक्सीन का ऐसे भी हमारे यहाँ वैक्सीन लेने की जो गति है वो अगर हमको बढ़ाना है, आगे जो हमको संकट दिखाई दे रहा है कि ये दूसरी वेव आएगी, वो दूसरी वेव का अगर हमको सामना बराबर ढंग से अगर करना है तो कोई भी वैक्सीन रहो, भले वो कोविशील्ड रहे या कोवैक्सीन रहे, एक चीज का भरोसा पक्का रखिए, वैक्सीन की वजह से ये क्लॉटिंग के प्रॉब्लम आना इतना ही कठिन काम है। ये उम्र ज्यादा रहे वाले लोगों में
उन बगैर चल उनका चलना कम होता है, उसकी वजह से वो होने का डर ज्यादा होता है, या उनको कोई मॉर्बिडिटी होगी उससे, और वो भी इतने बढ़े हुए हैं, ऐसा कहीं नजर नहीं आता है। तो बिल्कुल बेफिक्री से वैक्सीन लेने के लिए आगे आइए। झिझक अगर बताई तो हम हमारी जिंदगी ज्यादा रिस्क में डालेंगे कि हमको कोविड हो जाए, और कोविड होने की वजह से हमारे घर में या तो बुरा हेल्थ के ऊपर परिणाम, कोई एडमिट हो या मर जाए, नहीं तो उसका दूसरा परिणाम हमको दिखाई देगा, वो हमारे इंडस्ट्री के ऊपर रहेगा, फाइनेंशियल इंडस्ट्री के ऊपर भी दिखेगा। ये अच्छी बात नहीं होगी। बिल्कुल। और जैसा कि डॉक्टर राहुल, जैसा कि डब्ल्यूएचओ ने भी कहा कि आपको कंपेयर करना होगा, 2.66 मिलियन डेथ्स, 26 लाख मौतें हुई हैं पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से, और उसके अगर आप तुलना करेंगे साइड इफेक्ट्स, तो जिसका सर ने जिक्र भी किया, AEFI, एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, जिसे साइड इफेक्ट आमतौर पर हम कह देते हैं, उसके केसेस आप देखिए तो 0.17 कुछ ऐसे परसेंटेज है। मतलब वो नंबर इतना नेग्लिजिबल है कि उस डर को हमें कहीं ना कहीं समझना होगा कि इस वक्त हमारे सामने प्रायोरिटी क्या है, वैक्सीनेशन से अपनी जान बचाना या साइड इफेक्ट्स को लेकर फिजूल में चिंतित होना। डॉक्टर पंडित। बिल्कुल सही कहा, और गंगा खेड़कर सर ने बिल्कुल सही कहा। मैं आपके शो पे या कोई और टीवी चैनल पे कह चुका हूं पहले, जब ये वैक्सीनेशन शुरुआत हुई थी तभी, कि अगर आपको कोविड होता है, किसी को कोविड होता है, तो 100 में से 1% मोर्टेलिटी आज की करीब करीब मानी जाती है अपनी देश की, मतलब एक आदमी जो है अपनी जान गंवाएगा। पर वैक्सीन से जो है सिर्फ AEFI जो हम साइड इफेक्ट कह रहे हैं वो इतने मामूली है, और जैसे आपने सही बताया कि उसका जो 0.17 या 1.5 जो भी उसकी औसत है, उसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं बचता है गणित का। एक तरफ है आपकी जान, और जो उसके साइड इफेक्ट्स होंगे, और मॉर्बिडिटी बढ़ेगी आपकी। मॉर्बिडिटी मतलब आप बीमार रहोगे, आप घर पे रहोगे, शायद कई महीनों तक आपको ऑक्सीजन लगे, या कई महीनों तक आप पूरी तरह से काम ना कर पाए। और ये है कि आप वैक्सीन लगाओ, एक आध 2 दिन आपको बुखार आएगा, थोड़ा बहुत दर्द होगा, बॉडी दर्द होगा, जो कि आप मामूली क्रोसिन टैबलेट लेके आप उसको दूर कर सकते हो। और अधिकांश लोगों को तो वो भी तकलीफ नहीं हो रही है, और आप 2 टीके लगाने के बाद करीब करीब सीवियर और मॉडरेट डिजीज से तो 100% सेफ हो जाओगे जी। शायद आपको माइल्ड या मॉडरेट डिजीज माइल्ड या एसिम्प्टोमेटिक डिजीज हो सकती है, और वो भी बहुत कम प्रतिशत लोगों को होगी। अधिकतम लोग जो है वो पूरी तरह सेफ हो जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर भाटी, ये इस तरह की खबरें आती रहेंगी। वैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठे हैं, कभी थर्ड फेज को लेकर सवाल उठे, कभी एफिकेसी को लेकर सवाल उठे, अब ये नया ब्लड क्लॉट वाला आया है, और सारी तरफ से खबरें यही हैं कि ये डर जो है वो निराधार है और वैक्सीन पूरी तरह से सेफ हैं। और अगर सेफ नहीं होंगी तो उसके लिए अथॉरिटीज़ हैं, सरकार हैं। आपकी जान को खतरे में डालने से पहले सरकार आपको अलर्ट जरूर करेगी अगर इस तरह का कोई कदम, कोई खबरें सामने आती हैं। इन सबको अलग रखते हुए अब वक्त है वैक्सीनेशन और तेज किया जाए, पूरी ड्राइव को अब और ज्यादा तेजी से ऑगमेंट करने की जरूरत। जी बिल्कुल, वैक्सीनेशन ड्राइव को अब तो स्पीड अप करने की ज़रूरत है ही, कि जिस तरह से हम अभी देख भी रहे थे कि जो हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स और दूसरा हमारा सीनियर सिटीजन और कोमॉर्बिड 45 प्लस वाले जो लोग हैं उसमें भी बहुत सारे लोग रह गए हैं। और टोटल हमारा जो टारगेट था अराउंड 30 करोड़ का, जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट है, अब उसके साथ साथ आई थिंक और भी अब जो हमारा यूथ पॉपुलेशन है, जो जिनको सबसे ज़्यादा जिनकी मूवमेंट होती है, उनको भी हमें वैक्सीनेट करना पड़ेगा, उनको भी वैक्सीनेशन ड्राइव में ऐड ऑन करना पड़ेगा। नहीं तो हम जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि जो जितनी गैदरिंग हो रही है और सब इवेंट्स हो रहे हैं, और उसके बाद जो अभी हम देख भी रहे हैं सेकेंड वेव भी आ रही है, तो इसमें ज़रूरी है कि हम उन लोगों को भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल करें, तब हम अपने इस टारगेट को भी अचीव कर पाएंगे और हमारी जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो भी स्पीड अप हो पाएगी। क्योंकि अभी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है, हमारे पास एडिक्वेट वैक्सीनेशन साइट्स अवेलेबल हैं। ऑलराइट, सो WHO कह रहा है, एस्ट्राजेनेका कह रही है, और साथ ही साथ भारतीय एजेंसीज भी कह रही हैं कि कोविशील्ड पूरी तरह से सेफ है। रिसर्च हालांकि इस पर लगातार जारी है और उसके नतीजे भी सबके सामने होंगे, लेकिन फिलहाल कोविशील्ड पूरी तरह से सेफ है, ये एविडेंट है हमारे सामने जो भी मौजूद बातें हैं उनसे। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाइए, वैक्सीनेशन लगाइए, वैक्सीनेशन कीजिए, इस ड्राइव में भागीदार बनिए ताकि कोरोना मुक्त जल्द से जल्द देश हो पाए। आज की बहस में, चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर, डॉक्टर राहुल पंडित, डॉक्टर समीर भाटी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी
आज की हमारी पेशकश देखते रहिए जी बिजनेस। इजाजत दें, नमस्कार।